गुड मॉर्निंग गाइस हमने लॉस ऑफ विजन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस को स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम पढ़ते हैं सडन यूनिलैटरल परमानेंट पेनलेस लॉस ऑफ विजन, जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की सारी डिजीज़ हैं। उनमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन्स। इसको हम एंड आर्टरी का नाम इसलिए देते हैं कि इसके बाद कोई आर्टरी या कोई इसकी ब्रांचेस नहीं होती। Central retinal artery occlusion, it is a dramatic and severe loss of vision occurring within second. रिस्क फैक्टर हमारे पास क्या हो सकते हैं? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, हार्ट से आ सकता है, कैरोटिड आर्टरी से आ सकता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत लेस कॉमन है। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा? सडन ऑनसेट यूनिलैटरल परमानेंट पेनलेस लॉस ऑफ विजन। इसके अंदर पेशेंट कंप्लेन करेगा विजुअल एक्यूटी, डिक्रीज विजुअल एक्यूटी की। इसमें जस्ट पेशेंट कहेगा कि लाइट ऑन है या ऑफ़ है रूम के अंदर, ये सिर्फ ये जज कर पाएगा। इसके अलावा कोई किसी चीज़ को देख नहीं सकेगा, कुछ पढ़ नहीं सकेगा, कुछ लिख नहीं सकेगा। डायग्नोसिस हम हमेशा एग्जामिनेशन पे करेंगे, क्योंकि एज़ यू नो मैंने आपको बता दिया कि ये जो डिज़ीज़ है ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, फिर हमारे आई लैशेस से लेके हमारे लेंस तक, वो सारे नॉर्मल होंगे। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास जो रेटिना है और विट्रस ह्यूमर है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे रेटिनोस्कोपी के अंदर। रेटिनोस्कोपी के अंदर हम जब देखेंगे तो स्कीमिक पेल येलो रेटिना हमें नज़र आएगा और चेरी रेड स्पॉट्स एट मैकुला। वहाँ पे हमें ये चेरी रेड स्पॉट एट मैकुला, ये इसका हॉलमार्क है। जब भी हम रेटिनोस्कोपी में देखेंगे चेरी रेड स्पॉट एट मैकुला, स्कीमिक पेल येलो रेटिना हमें नज़र आए, तो हमारे जहन में आएगा सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन हो गई है। क्योंकि दूसरे ये है कि इसके साथ जो दूसरे हमारे पास फोटोफोबिया, लक्रीमेशंस और रेड आइज़, ये वाले साइन एंड सिम्टम नहीं आएंगे, क्योंकि एंटीरियर कंपार्टमेंट बिल्कुल ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट हमने क्विक ट्रीटमेंट करनी है विद इन 90 मिनट्स के अंदर। अगर 90 मिनट्स के अंदर ना हुई तो हमें ये परमानेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो उसमें हमने करना क्या है कि हमने अप्लाई प्रेशर बोथ आइज विद थंब अंटिल द पेशेंट फील पेन एंड सडनली रिलीज प्रेशर। इससे क्या होगा कि थ्रोम्बस जो हमारे पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के अंदर आया हुआ है, थ्रोम्बस में डिसलॉज फ्रॉम द मेन आर्टरी इनटू ब्रांचेस। जो मेन आर्टरी है वहाँ से वो किसी और ब्रांचेस के अंदर जा सकता है, इसलिए ये हम कुछ टाइम के लिए उस प्रेशर अप्लाई करेंगे। इसके साथ क्या होगा, हम करेंगे कि क्रिएट हाइपोटोमी। हाइपोटोमी मतलब यानी इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है उसको हमने कम करना है। ग्लोकोमा के अंदर क्या होता है कि इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और हाइपोटोमी के अंदर क्या होता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर कम होता है। इसके लिए हम एसिटाज़ोलामाइड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर जो होते हैं ना, वो सारे यूज़ कर सकते हैं। फिर वेज़ोडाइलेशन कर सकते हैं, हम आईवी नाइट्रेट्स दे सकते हैं, या कार्बोजेनिक इन्हेलेशन या कार्बोजेनिक गैस जो होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर 95% ऑक्सीजन होती है और 5% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एंटीकोगुलेंट या एंटीप्लेटलेट्स यूज़ होते हैं, लेकिन ये बहुत ही माइनर है, बहुत ही कम यूज़ होते हैं, क्योंकि इनका इफेक्ट होते होते ऑलरेडी परमानेंट लॉस ऑफ विजन हो चुकी होती है। दूसरी हमारे पास आ जाती है सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन। सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन, इट इज़ अ सडन लॉस ऑफ विजन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ सेंट्रल रेटिनल वेन। वहाँ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का प्रॉब्लम था, यहाँ सेंट्रल रेटिनल वेन का प्रॉब्लम है। वहाँ मोस्टली एम्बोलिज्म था, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मोस्ट कॉमन था, और एथेरोस्क्लेरोसिस रेयर था। लेकिन यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा कॉमन है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कम है। एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर भी वो उन पेशेंट के अंदर जो कि हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, स्मोकिंग है, उनकी हिस्ट्री ज़्यादा है, उनके अंदर ये ज़्यादा कॉमन होगा। या फिर ये हो सकता है कि थ्रोम्बोफिलबाइटिस, थ्रोम्बोफिलबाइटिस के अंदर वेन के अंदर थ्रोम्बस है, या वेन की जो इन्फेक्शन हो जाए उसका हम क्या नाम देते हैं, थ्रोम्बोफिलबाइटिस। एसोसिएट होता है ओपन एंगल ग्लोकोमा के साथ। क्लिनिकल फीचर में सेम वही, सडन ऑनसेट यूनिलैटरल परमानेंट लॉस ऑफ विजन, पेन लेस होती है। इसके अंदर भी विजुअल डिक्रीज विजुअल इक्विटी। वहाँ क्या सिर्फ लाइट को वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि लाइट ऑन है या ऑफ है, लेकिन यहाँ ये है कि वो ही कैन या शी कैन काउंट द फिंगर्स। ओल्ड एज की डिज़ीज़ है,
इसके अंदर एग्जामिनेशन में देखेंगे तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की डिजीज़ है, तो एंटीरियर जितने भी स्ट्रक्चर हैं हमारे आई लैशेस से लेके लेंस तक सारे नॉर्मल होंगे। नो फोटोफोबिया, नो लक्रीमेशंस, नो रेड आइज़। हम जब दोनों जो डिजीज़ है ना, दोनों को हमने रेटिनोस्कोपी के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है। इसको जब हम रेटिनोस्कोपी में देखेंगे तो हमें कंजस्टेड डायलेटेड ब्लड वेसल विद एडीमा एंड हेमरेज इसके साथ हमें नज़र आएंगी, यानी रेटिना हमें एक एंग्री लुकिंग रेटिना नज़र आएगा। तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टॉर्मी सनसेट अपीयरेंस ऑफ रेटिना। जिस तरह अगर सूरज गरूब हो रहा हो ना, तो उस टाइम जो एक रेड उसके इर्द गिर्द जो रेड एरिया होता है, वो उस तरह की अपीयरेंस हमें रेटिनोस्कोपी के अंदर नज़र आएगी। स्टॉर्मी सनसेट अपीयरेंस ऑफ रेटिना, ये हमारे पास किस में है? सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन के अंदर। लेकिन सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है? चेरी रेड स्पॉट्स एट मैकुला। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? रेटिनल हेमरेज हो सकता है, मैकुलर एडीमा हो सकता है, विट्रस हेमरेज हो सकता है, या सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट कोई ख़ास इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन लेज़र फोटो कोगुलेशन इसमें क्या करते हैं? हेल्प टू डिक्रीज एडीमा, हेमरेज, ग्लूकोमा। और इसके साथ क्या हो सकता है? पेरिफेरल विजन इम्प्रूव हो सकती है इसके अंदर। क्यों? लेज़र फोटो कोगुलेशन में सेंट्रल न्यू वास्कुलराइजेशन होती है, तो हमारे पास जो पेरिफेरल विजन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी 3 to 6 मंथ विद द डेवलप ऑफ कोलेट्रल जो हमारी वेसल्स हैं, न्यू वास्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी ना, तो उसकी वजह से हमारे पास जो पेरिफेरल विजन है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। तीसरा हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है रेटिनल डिटैचमेंट। पहला कौन सा है? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन, फिर आ जाती है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट ये रेटिना किसी और स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो उसके डिटैचमेंट नहीं है, ये रेटिना की अपनी जो उसकी लेयर्स है ना, उसके अंदर डिटैचमेंट हो सकती है, उसके अंदर यानी एक स्पेस आ सकती है, उसके अंदर इशू हो सकता है। इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ आउटर पिगमेंट लेयर एंड इनर न्यूरल लेयर। ये हमने रेटिना की लेयर पढ़ी थी ना, दो मेन जो दो थी, आउटर रेटिनल पिगमेंट लेयर जो मेलानोसाइट थे, फिर इनर न्यूरल लेयर्स, इन दोनों के दरमियान डिटैचमेंट हो जाती है। इसके आगे फिर दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जहाँ भी होगी वो एडियोपैथिक होगी, और प्राइमरी को दूसरा नाम क्या रहता है? रेगमेटोजीनस का नाम भी देते हैं, और सेकेंडरी को नॉन रेगमेटोजीनस। सेकेंडरी मोस्टली कॉज हो सकती है ट्रॉमा की वजह से, कैटरैक्ट कोई सर्जरी हो सकती है जिसमें मेन जो सर्जरी है वो कैटरैक्ट की सर्जरी है। फिर इसके साथ रेटिनल ट्यूमर हो सकता है जिसको हम नाम देते हैं मेलिग्नेंट मेलानोमा का नाम दे देते हैं, उसके साथ भी एसोसिएटेड होती है, उसकी वजह से भी हो सकती है। और फिर इस या विट्रस हेमरेज हो गया। विट्रस हेमरेज के बाद क्या हो सकता है कि फाइब्रस टिश्यूज़ जो है ना वो पुल करेंगे न्यूरल लेयर को, जिसकी वजह से ये क्या हो सकता है? अब आफ्टर विट्रस हेमरेज जो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं ना वो फिर न्यूरल लेयर को पुश करेंगे, जिसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारे पास थी प्राइमरी एडियोपैथिक। एडियोपैथिक के अंदर मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो डिजनरेटिव चेंजेस होती हैं। डिजनरेटिव चेंज के अंदर मतलब रेटिना के अंदर होल रेंट फॉर्मेशन हो सकती है इन रेटिना, और सीवेज ऑफ विट्रस जेल बिटवीन टू लेयर। जो विट्रस जेल है वो क्या हो जाती है? उसका सीवेज हो सकता है बिटवीन टू लेयर। आउटर कौन सी है? वो फ्लूइड, विट्रस फ्लूइड क्या फिर कर लेगा? फ्लूइड सेपरेट द पिगमेंट एंड न्यूरल लेयर, उन दोनों लेयर को सेपरेट कर देगा, इसलिए जिसकी वजह से फिर रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है। रिस्क फैक्टर के अंदर क्या आ सकते हैं? प्रोड्रोमल फीचर्स, लाइट फ्लैशेस, विजुअल डिस्टॉर्शन सेकेंड टू मिनट बिफोर द रेटिनल डिटैचमेंट। प्रेजेंटेशन सेम क्लिनिकल फीचर, पेन पेशेंट आएगा सडन ऑनसेट यूनिलैटरल परमानेंट पेनलेस लॉस ऑफ विजन के साथ। कर्टन फॉलिंग, पेशेंट आते ही कहेगा कि मेरी आँख आ गया है, कोई पर्दा आ रहा है। इन फ्रंट ऑफ आइज़, कोई कर्टन फॉलिंग इन फ्रंट ऑफ आइज़, देयर इज़ अ क्लाउड इन फ्रंट ऑफ आइज़, या पेशेंट ये कहेगा कि कोई पर्दा आ रहा है, या फिर कहेगा कि मेरी आँखों के इर्द गिर्द बिल्कुल बादल से नज़र आ रहे हैं। इफ़ मैकुला डिटैच, लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, मतलब यानी अगर वो मैकुला को भी अटैच कर लेते हैं ना, इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो हमारी सेंट्रल विजन
लॉस हो जाती है। फिर ऑन एग्जामिनेशन सेम वही पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की डिजीज़ है तो हमारे एंटीरियर स्ट्रक्चर सारे नॉर्मल होंगे। रेटिनोस्कोपी के अंदर हमें डल ग्रे रेटिना नज़र आएगा, ब्लूमिंग फॉरवर्ड। फिर आउटलुक गुड हेल्थ, इसमें पेशेंट को ये करना है कि उस वक्त तक अपनी हेल्थ ठीक रखो अनटिल अनलेस मैकुला डिटैच लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, यानी मैकुला अगर डिटैच होना शुरू हो गया तो इसका मतलब सेंट्रल विजन उसकी लॉस होना शुरू हो जाएगी। शुरू में उसकी पेरिफेरल विजन सिर्फ लॉस होगी। मतलब यानी अगर वो कहेगा कि मेरा क्लाउड बादल से नज़र आ रहे हैं या कर्टन फॉलिंग हो रही है, कोई पर्दा से नज़र आ रहा है, उसमें सिर्फ पेरिफेरल विजन जो है वो लॉस होती है। लेकिन अगर मैकुला अटैच होना शुरू हो जाए तो सेंट्रल विजन भी हमारी लॉस होना शुरू हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इफ़ स्मॉल अटैचमेंट, अगर कोई छोटी सी अटैचमेंट है रेटिना के साथ तो लेज़र फोटो कोगुलेशन, सील द होल और रेंट और क्रायो सर्जरी। या फिर अगर लार्ज डिटैचमेंट है, लार्ज डिटैचमेंट का सिंपल हल क्या है? सर्जरी, रिमूवल ऑफ रेटिनल फ्लूइड, सिलिकॉन स्क्लेरा बल्किंग या रेटिनोपैक्सी, ये इसका हल है। इफ़ मैकुला डिटैच रिकवरी इज़ इनकम्प्लीट इवन आफ्टर सर्जरी, मैकुला हमने अटैच नहीं होने देना, इसलिए हमने फ़ौरन इसकी